अगर आप समझें कि आपको प्लेट में रख के नौकरी मिलेगी तो ऐसा भी नहीं है। दुनिया बड़ी रूथलेस है। अपने मैं ये लिए वर्ड जॉब इंटरव्यूज की कॉल तो आ गई, बट आगे का रास्ता बड़ा तो मुश्किल है हज़रत जब। अली ने उससे कहा कि बोलिए ताकि आपकी काबिलियत मालूम हो सके। तो इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है पहली खराब है, बात, ठीक चाचू नहीं है, मामू नहीं है, रेफरेंस नहीं है। करना है और राइट मोमेंट पे राइट आंसर देना है। अगर एग्जैक्टली। आपको वो कहते हैं ना लड़ाई के बाद कोई चपेड़ याद आती है तो अपने मुंह पे मार लें। तो अक्सर पहले अपनी स्किल्स को साबित करें, अपनी अथॉरिटी बिल्ड करें अपनी फील्ड के अंदर, अपने आप को राइटली सेल करें एंड थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक 3 माह का 6 माह का साल का एफर्ट काम कर लिया जाए अपने ऊपर, उसके अच्छे रिजल्ट्स हों तो देर इज नो हार्म एंड इट्स वर्थ इट। सो गाइज, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर एक जो शख्सियत हैं जिनको काफ़ी अरसे से मैं थोड़ा सा फॉलो अप कर रहा था, काफ़ी लिंक्डइन पे भी नज़र आ रहे थे, फेसबुक पे भी यंगस्टर्स को गाइड करते हुए। और इनकी मज़े की बात यह है कि इनकी जो टिप्स है ना, वो इंस्टेंट है। लाइक ये कोई टिप बताते हैं तो आप उसी टाइम के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो आज मैंने अपने पॉडकास्ट में सैयद मौजम अली, जो रूडा अथॉरिटी के अंदर एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट में हैं। आज इनसे काफ़ी बातें करेंगे जॉब कैरियर के बारे में, यंगस्टर्स की काफ़ी क्वेरीज हैं। सो जी, वेलकम सैयद मौजम अली साहब ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। और दो चीज़ें पहले क्लियर कर दूं, मैं कोई शख्सियत वगैरह नहीं हूं, आपकी तरह का एक इंसान हूं, आम आदमी हूं। और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में बतौर डिप्टी डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट और इन्वेस्टर रिलेशंस अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं एंड वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, जो मैं समझता हूँ एक यंगस्टर कम्युनिटी है जिसका एक जॉब सीकिंग से ताल्लुक है, उसके बिहाफ में मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। और क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के अंदर बड़ी डिफरेंट थी, लेकिन बाहर आते ही दुनिया बड़ी अजीब सी हो गई है, नौकरी नहीं है। तो सबसे पहले एंड पे ये लोग गलती क्या करते हैं? व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे आर? हाँ, तो सबसे सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है ना, वो बच्चे ये सोचते हैं कि नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं है, नौकरी है। मार्केट में नौकरी अवेलेबल है और वो सबसे इम्पोर्टेंटली राइट कैंडिडेट को मिलती है। अगर आप समझें कि आपको प्लेट में रख के नौकरी मिलेगी तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप ये समझें कि आप सिंपल सी एफर्ट कर लेंगे, सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करके यू विल गेट अ जॉब, तो इट्स नॉट लाइक दैट। और जो आपने सामने जो भी वर्ड यूज किया ना कि जो रेड कारपेट और ये जो बाहर जाएंगे उनको नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, दुनिया बड़ी रूथलेस है। मैं ये यस, वर्ड यस। इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं पिछले 18 साल से मार्केट में हूँ और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे लुक अप टू इज योर स्किल्स, योर पर्सनैलिटी, हाउ वेल प्रेजेंटेड यू आर एंड आपका एटीट्यूड, आप माइंडसेट में कितने क्लियर हो। अगर कैंडिडेट या एप्लीकेंट जो है वो ज़हनी तौर पे क्लियर नहीं है सबसे पहले कि उसने करना क्या है, और जो उसकी एजुकेशन ट्रेजेक्टरी जो है वो करियर ट्रेजेक्टरी के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, तो तब तक कैंडिडेट जो है वो उसको एम्प्लॉयर कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, सीधी सी बात है, ठीक है। और आजकल के दौर में, पहले ज़माने और थे जब आप सीवी भेजा करते थे, फिर एक एचआर असिस्टेंट जो है वो सीवीज के प्रिंट निकालता होता था, फिर उसको 5-6 लोग बैठ के देखते थे, फिर उसमें से कौन सा सीवी अच्छा है, किसके साथ सिफारिश लगी हुई है, किसका लुक एंड फील अच्छा है, कौन सी मुझे अच्छी नहीं लग रही, वगैरह वगैरह। तो वो उस तरह से शॉर्टलिस्ट किया करते थे। अब इस वक्त एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आ गया जिसमें आपको एआई जो है वो शॉर्टलिस्ट 5 मिनट के अंदर, बल्कि इससे भी कम टाइम में, फ्यू सेकंड्स, वो आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके दे देती है। सो दैट मीन्स के फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द स्टूडेंट्स, द ग्रेजुएट्स मस्ट फॉलो a strategy to apply for jobs, number one, and be very clear in their head whether कि उन्होंने नौकरी करनी है या उन्होंने कारोबार करना है, उन्होंने स्टार्टअप की तरफ जाना है। तो ये वो वाली बात है कि पहले ये एक वो जंग होती है जो पहले बंदा अपने दिमाग में जीतता है, फिर उसके बाद मैदान में जीतता है। तो आई वुड रिकमेंड कि स्टूडेंट अपने आप को उस तरीके से वेल इक्विप नहीं करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो अपनी एजुकेशन डिग्री पूरी कर रहे हैं, उसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करते।
मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका जो कोर फंक्शन है, जो आपका एक्चुअल स्किल है, उसकी जो मास्टरी है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लगी-लिपटी बातें करके, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, बड़ी टिप टॉप इंग्लिश के साथ आप इंटरव्यू विन कर जाएँगे, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो एग्जैक्टली। ये इनको इन पैरेलल आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्किल सेट क्या है और उसके साथ-साथ उसको बेचना आना चाहिए, उसको सेल करना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको जब आप अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर रहे होते हैं, चाहे वो एक बैचलर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो मास्टर्स का स्टूडेंट हो, उसको अपने आप को सबसे पहले देखना है कि वो कितना वेल ग्रूम्ड है, उसके डिजिटल एसेट्स कैसे हैं, उसकी सोशल एंड डिजिटल मीडिया प्रेजेंस कैसी है, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा है। स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, मैं प्रिपेयर्ड का वर्ड नहीं कह रहा, स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर्ड का वर्ड कह रहा हूँ कि जब तक आप स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अ डिसेंट और अ रीजनेबल जॉब। जॉब जरूर मिल जाएगी, बट वो कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब होगी, आई वुड से। अच्छा, यहाँ पे एंड पे जो आपका एक लाइनर है ना, उससे मेरा एक क्वेश्चन और निकलता है। पहले आपने एक लफ्ज यूज किया डिजिटल एसेट्स, और लिंक्डइन का यूज करना आना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, 2025 आने वाला है और हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, दे आर ओनली बिजी आई थिंक टू पोस्ट ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेयर एज आई कैन सी दैट लिंक्डइन बहुत ज्यादा मिसिंग है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इसको इज मैं लिंक्डइन 2 देयर? पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ कि जो आपका डिजिटल एसेट्स है ना आपकी, यूजुअली लोगों को सोशल मीडिया भी यूज़ करना एज़ सच नहीं आता, वेदर टू यूज़ इट एज़ अ प्रोफेशनल या कोई टूटा हुआ आशिक जो होता है वो अपनी पोस्टें लगा रहा होता है, दिसंबर आ जाता है तो शायरी शुरू हो जाती है। फिर जैसे मूड अच्छा हुआ, गर्लफ्रेंड के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए तो अच्छी जॉयफुल पोस्ट्स आना शुरू हो गई। तो यूजुअली देयर इज़ नो एनी सच डायरेक्शन फॉर सोशल मीडियाज़ यूसेज। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जब आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, स्पेशली बैचलर्स या मास्टर्स, तो आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्यों एवरी एम्प्लॉयर थिंक्स और एवरी एम्प्लॉयर कंसिडर दिस वेरी इम्पोर्टेंट कि जो रिसोर्स वो हायर करने के लिए जा रहे हैं, वो उनकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्रेजेंस क्या है, क्योंकि वो एक नाम से जुड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके अब जी। फॉर एग्जांपल आई एम एम्प्लॉयड विद रूडा, अब व्हाटएवर आई एम पोस्टिंग ऑन सोशल एंड डिजिटल मीडिया शुड गो विद माय इमेज एंड शुडंट स्पॉइल द इमेज ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपकी ये प्रोफाइल्स को कोई भी रिक्रूटर लिंक्डइन के ऊपर आपको सर्च करता है या आपको फेसबुक के ऊपर सर्च करता है या आपको गूगल करता है, उसमें आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखा जाता है कि अगर वो बहुत फ़िज़ूल किस्म का है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि टूटे हुए दिल की आवाज़ें अगर आपकी प्रोफ़ाइल में नज़र आ रही हैं, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़्ड ही नहीं है, अगर आपने 6-6 हफ़्ते या 3-3 हफ़्ते उसके ऊपर पोस्टिंग्स ही नहीं की हुई हैं, अगर आपके कनेक्शंस ही अंडर 100 या 150 कनेक्शंस हैं, तो अगेन आपकी जो कॉल है, यानी जो आपको लोग शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको कॉल करने वाले होंगे, दे माइट दे माइट स्टेप बैक टू दैट, कि अगर आप उस पे लिंक्डइन के ऊपर अपनी अकम्पलिशमेंट्स लगा रहे हैं, कुछ अच्छी कॉपी राइटिंग के साथ कुछ अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी स्किल और अपनी नीश के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अगेन ऑडियंस उसको देखती है, उसके साथ एंगेज होती है और अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ही हो रहा होता है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट को हम बता देते हैं आप एटीएस सीवी भी यूज कर लो, आप लिंक्डइन पे भी चले जाओ, आप ये सारे जो एक टैक्टिक्स हैं एक जॉब हंटिंग के, लेकिन विद लिमिटेड एक्सपीरियंस और विद नो एक्सपीरियंस, एवरी इंडस्ट्री मैनेजर रिक्रूटर एक्चुअली वांट टू हायर अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्योंकि ये भी बड़े सियाने लोग हैं। आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था शुरू में, रुथलेस है, ठीक है। सो दे आर वेरी सियाने लोग हैं, ये कहते हैं यार हम ना, मैं सऊदी अरब के अंदर जब जॉब कर रहा था तो मेरे एचआर ने मुझे एक बात समझाई थी कि एचआर की कामयाबी का राज ये है कि वो अपने सीईओ को ये बताए कि मैंने बड़े कम पैसों में इतना वैल्यूएबल एसेट आपको हायर करके दिया है। तो इस टाइम पे जब एचआर रिक्रूटर को ये नजर आ रहा है कि यार मैं कम से कम सैलरी दूं, और फ्रेश ग्रेजुएट जिसके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है ही नहीं, वो किस तरीके से अपने लिए कन्वर्जन्स करे, अपने लिए जो जॉब इंटरव्यूज की कॉल तो आ गई, बट आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल है। जब आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाते हो तो कहाँ उसमें क्या कुछ ऐड करना चाहिए कि दे शुड कन्विंस के ठीक है यार इसको मौका देते हैं?
रादर दैन कि बच्चा 1 साल घर पे गुजारता है, फिर फेक तरीके से 1 साल का एक्सपीरियंस डालता है, देन दे आर एग्री, ठीक है जी इसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। दिस इज एक्चुअली सिचुएशन गोइंग ऑन। सो इस पे कुछ एडवाइस करें कि ये जो यंग लोग हैं घर पे बैठे हुए हैं, व्हाट शुड दे डू एक्चुअली? अच्छा, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी पार्ट, बट एट द सेम टाइम मैं पहले इस पे आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। ओके। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत अली जो हैं वो एक जगह बैठे हुए थे, किसी महफ़िल में बैठे हुए थे, तो एक बहुत ही मतलब शानदार लिबास में, बड़े शानदार घोड़े से उतर के एक आदमी जो है वो अंदर दाखिल हुआ महफ़िल में। तो खामोशी से जब वो बैठा, तो हज़रत अली ने उससे कहा कि बोलिए ताकि आपकी काबिलियत मालूम हो सके। तो इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, पहली बात, ठीक है? अब जब कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जब हॉट सीट पे बैठे होते हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनके अंदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है और उनकी जो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन है, वो दरवाज़ा खोल के अंदर आके कुर्सी पे बैठने तक आधी सिलेक्शन करवा देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बॉडी लैंग्वेज से एक नर्वस और एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट में फ़र्क कर सकें। ये सबसे पहला एक वो चीज़ है जिस पे अभी तक आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि आप पहले अपने माइंड में जीतते हैं, फिर मैदान में जीतते हैं। तो आपने जब भी कोई इंटरव्यू देने जाना होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट जो इंटरव्यूज में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके लिए प्रिपेयर्ड होकर जाएं। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं अपने 2007 में अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो मुझसे कुछ सवाल पूछे गए थे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अब चूंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मैंने बड़े आराम से बताया कि जी मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ, मैं ये भी कर लूँगा नौकरी हासिल करने के लिए, मैं वो भी कर लूँगा, व्हाटएवर मैंने अपनी तारीफ़ें खुल के की। बट जब मुझे वीकनेसेस बतानी पड़ी तो मुझे खासी मुश्किल का सामना पड़ा और मुझे करना पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इस सवाल का जवाब दे नहीं पाऊँगा और मैं नर्वस हो गया, कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया और वहीं से आई डिडन्ट गेट दैट जॉब। So my point is that if you are prepared for interview, because it's an art now, applying for a job is an art, और उसमें you can't completely rely on ATS friendly resume, because उसके लिए आपको कवर लेटर भी बनाना पड़ता है। जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो it has to match with the job description that is being advertised on the advertisement। उसके बाद जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो इंटरव्यू में यूजुअली कुछ पोजीशंस का रिटन टेस्ट होता है। आजकल कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिसका एआई ऑनलाइन टेस्ट भी ले लेती है और आपको मौके पे बता देती है कि इधर आपकी सिलेक्शन है या नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइज 2 मिनट की वीडियो आपको बनाने का बोलती हैं, फिर आप अपनी वीडियो बना के अपलोड करते हैं और आपको पता चलता है हुए या नहीं हुए। आपसे सेट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, 12-15 क्वेश्चंस उन्होंने रटे होते हैं, याद किए होते हैं। आप कहें और हमारे पास टाइम हो तो मैं आपको रटे रटाए उनके सवाल और जवाब और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो सारे सुना के बता सकता हूँ। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब आप सरप्राइज्ड होंगे हर सवाल से, तो कभी भी आंसर नहीं कर सकेंगे और आपकी पहले हाथ कोशिश ये होती है कि मैं इंप्रेस कर दूं। जब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे तो आप इंप्रेस नहीं कर सकते। सो अब मैं उसको थोड़ा-सा एग्ज़ेम्प्लीफ़ाई भी करता हूँ कि ओके। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मुझे लोगों को अपनी वीकनेस बताते हुए प्रॉब्लम हुई कि अगर मैं किसी को कहता कि मैं जल्दबाज़ी में फ़ैसला कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या अगर मैं किसी को कहूँ कि जी मैं बहुत सुस्त हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मैं जल्दी नहीं आ सकता। ये सारी इस टाइप की वीकनेसेस हैं कि मैं शायद रिक्रूटर मुझे सेलेक्ट भी ना करे। रिक्रूटर बिल्कुल कहे जी बिल्कुल। हमें तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर चाहिए या एक पंक्चुअल रिसोर्स चाहिए या एक इमोशनली स्ट्रांग एंड स्टेबल पर्सन चाहिए, तो शायद मुझे सिलेक्शन ना मिले। हमें अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बना के बताना पड़ता है। जैसे कि हम बड़े आराम से और बड़ा सेफली ये कह सकते हैं कि आई एम अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन और मैं चीज़ों को जो ड्यू डिलिजेंस के साथ-साथ जब मैं उनको स्टडी करता हूँ, उन पे रिसर्च करता हूँ, तो यूजुअली ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेरा काफ़ी मिडनाइट ऑयल बर्न हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम, आई एम वर्किंग ऑन दिस कि मैं थोड़ा-सा अपनी रिसर्च को, अपनी डायरेक्शन को थोड़ा-सा ठीक करूँ
ताकि मेरा टाइम कम कंज्यूम करे, बट अगेन एट द सेम टाइम आई गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. सो आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दिस, बट आई थिंक दिस इज माय वीकनेस और वन ऑफ माय वीकनेसेस. ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बना के बताते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ जॉब इंटरव्यू, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब. आपका स्किल सेट है, या जो आपकी जो काम आपने अपने हाथ से नहीं किया हुआ, उसके बारे में आप स्टोरीज नहीं सुना सकते. अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, सीवी के अंदर सबसे बड़े ब्लंडर क्या होते हैं जो हम समझते हैं कि कुछ लोग पता क्या करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोगों का एक साइकोलॉजिकल मसला ये है कि हम लोग नौकरियों पे अप्लाई कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मोहल्ले के लोग पूछ रहे हैं, रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, एंड वी आर, बस हालात ख़राब हैं, चाचू नहीं है, मामू नहीं है, रेफरेंस नहीं है, अगर हमारा रेफरेंस होता है तो हम भी तो मतलब, लेकिन वो कोई डायग्नोज नहीं कर रहा कि ये जो सीवी है इसके अंदर मसले हैं. आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, एटीएस सीवी होनी चाहिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि आज के टाइम पे लोग एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपके ख्याल में कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप समझते हैं कि लोग अभी तक कर रहे हैं, दे शुड स्टॉप इट, ये मैसेज होगा सबके लिए जो देख रहे हैं, दे कैन फाइंड इट फॉर देमसेल्फ. श्योर श्योर. सबसे पहले तो बच्चों को और कुछ प्रोफेशनल्स को यही पता नहीं होता कि सीवी और रेज्यूमे का डिफरेंस क्या होता है. सो आपके प्रोग्राम से जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सीवी है और रेज्यूमे दोनों डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं. आप जब माइंड में क्लियर होते हैं ना कि मैं बना क्या रहा हूँ, तो आप फिर आपको पता होता है कि आइदर आई एम क्रिएटिंग और ड्राफ्टिंग अ सीवी और आई एम ड्राफ्टिंग अ रेज्यूमे. So when you are applying for an academic position, or when you are applying for a research based position in an academic institution, where आपके जो publications, आपके projects, आपकी academic strength highlight होती है, ऐसे डॉक्यूमेंट को आप सीवी बोलते हैं. ठीक है, ज्यादातर ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, रिसर्च एसोसिएट्स, ये जो फुल ब्राइट स्कॉलर्स और इस किस्म की जो चीज़ों पे अप्लाई करते हैं, ये उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड अ सीवी. प्रोफेशनल और कॉरपोरेट एक्सपीरियंस, उस डॉक्यूमेंट को रेज्यूमे बोला जाता है. तो सबसे पहले जो लोगों ने टाइटल और जो अपनी फाइल का नाम रखा होता है, उसमें सीवी और रेज्यूमे को ध्यान से नाम रखना चाहिए, उसको रीनेम उस तरीके से करें, नंबर वन. फिर उसके साथ आप एक टिपिकल एक रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है, जो आपको इंटरनेट से या इंटरनेट कैफे से आपको मिल जाता है, टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माय स्किल्स टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज एंड यस यस. प्रोसीड इन माय करियर. दिस इज नॉट अ करियर ऑब्जेक्टिव एनी मोर. इस तरह के करियर ऑब्जेक्टिव को एटीएस जो है वो उठाता ही नहीं है. फिर उसके साथ साथ आपकी जो फॉन्ट साइज होता है, आपका टाइप ऑफ फॉन्ट होता है, टेबल्स जो हैं वो रेज्यूमे में ज़रा अप्रिशिएट एनकरेज नहीं किए जाते. एटीएस सिस्टम टेबल्स को उठाता ही नहीं है. फिर उसके साथ साथ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन ना करना आपके एटीएस पॉइंट को रिड्यूस करता है. फिर उसके साथ साथ आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज़ किए गए होते हैं, वो आप अपने रेज्यूमे में जब यूज़ नहीं करते, उनकी मैपिंग नहीं करते, दैट इज़ अ बिग नो. क्योंकि एटीएस सिस्टम ने कीवर्ड्स की कहानी देखनी है कि आया आपने ये काम अपने हाथ से किया भी हुआ है या नहीं किया हुआ. फिर उसके साथ साथ बाज़ लोग अनप्रोफेशनल सा ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, पापा की परी एट hotmail.com, विकी प्रिंस एट gmail.com, स्मूथ क्रिमिनल एटसेट्रा. दिस इज अगेन अ बिग नो. फिर लोग अपने पूरे घर का एड्रेस लिख देते हैं, 144 सांदा रोड, चुबुर्जी, 35 नंबर गली. अगेन पेरेंट फादर्स नेम, फिर आपका जो सीएनआईसी नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी हॉबीज हैं, इस किस्म की चीजें इरेलेवेंट हो गई हैं. आप बेसिकली वो डॉक्यूमेंट जो है ना, वो उसने आपके लिए बोलना है जाके. तो ये छोटी छोटी ना मिस्टेक्स होती हैं कि जब हमने अपने आप को, जब सेल हम फेस टू फेस नहीं कर पाते, वो नौबत लाने से पहले हमारा डॉक्यूमेंट हमारे लिए एक एम्बेसडर की तरह रिक्रूटर के सामने और एटीएस सिस्टम के सामने बोलना चाहिए. क्योंकि
जब हमारा एक रेज्यूमे और या सीवी वॉट एवर डॉक्यूमेंट इज इन कंसिडरेशन, उसमें जब स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, उसमें रिक्रूटर को या एटीएस सिस्टम को अकम्पलिशमेंट नजर नहीं आ रही होगी, उसमें इम्पैक्ट फैक्टर नजर नहीं आ रहा होगा, उसमें परसेंटेजेस और नंबर्स नजर नहीं आ रहे होंगे, फिर उसके साथ साथ आपकी जो करियर ट्रेजेक्टरी अलाइन ही नहीं हो रही होगी, ये सब चीजें आपको शॉर्ट लिस्टिंग से दूर कर देती हैं। और अगर आपने इन चीजों को पूरा किया होता है, इसको आपने ये सारे रेक्विजिट्स और इंग्रेडिएंट्स पूरे किए होते हैं, और आजकल का ज़माना बहुत अच्छा ज़माना है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरे ज़माने में चैट जीपीटी और इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती थी। वी हैव टू राइट each and every sentence ourselves. We have to spend at least 4 to 5 hours with our resume before applying to a certain position. तो आजकल के बच्चों के पास चैट जीपीटी, सॉरी जेमिनाई, फिर परप्लेक्सिटी डॉट ए आई, लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद इसको ह्यूमनाइज करने के लिए हम बॉट और ह्यूमनाइज डॉट ए आई, ये बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर अगर आप राइट कमांड दे देते हैं तो रेज्यूमे बनाना आपके लिए इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 30 to 40 minutes if you give right commands to those AI platforms. So I think कि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बट जब आप, अच्छा, एक और चीज बताता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग, और जिसने शायद मेरी जिंदगी बदल के रख दी इस एक दो तीन जुमले ने, एक वाक्य ने। अमेरिका में कुछ एटीन हंड्रेड्स में ना हैरियट वॉट नामी एक खातून होती थी। वो, उसको एक नोबेल इनाम भी मिला था, और वो, उसका काम ये था कि वो गुलामों को छुड़वा के, गुलामी छुड़वा के आज़ाद करवाती होती थी। तो जब उसका काम रिकग्नाइज किया गया तो उससे पूछा गया कि बीबी, तुम ये जो काम कर रही हो इसमें तुम्हें सबसे बड़ी क्या मुश्किल पेश आई? तो उस खातून ने जवाब दिया कि गुलाम को एहसास दिलाना कि तुम गुलाम हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको अपने माइंड में या अपने दिमाग में ये ख्याल और एहसास पैदा हो जाए कि देर इज समथिंग रॉन्ग, कि अगर आपको कहीं से जॉब की इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही तो उसको एक्सेप्ट करना और उसके रेमेडीज ढूंढना। मैं एग्जैक्टली। हमेशा बच्चों को, अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे मैं सबको ये कहता हूँ कि यार मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटरनेट फुल भरा पड़ा है इस वक्त कंटेंट से, एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन से, लॉट ऑफ पीपल हु आर हेल्पिंग पीपल। इंटरनेट पे कंटेंट है, फ्री वीडियोस हैं, उनको देख के, बट वो सोच तो बेदार करें ना अपने अंदर कि आपने कुछ करना है, आपके सीवी में प्रॉब्लम है, आपके जो आपको कॉल्स नहीं आ रही हैं, आपके आपके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर या आपकी स्ट्रेटजी में कोई फॉल्ट है। देखें, आपने जो भी इसका जो पहला सवाल पूछा था उसका दूसरा पार्ट ये था कि अगर बच्चा घर पे है, उसको 3 महीने 6 महीने नौकरी नहीं मिली, तो उसको सीवी में या इंटरव्यू में क्या लिखना चाहिए, या इंटरव्यू के क्या बताना चाहिए कि मैं तो एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ। इस सिचुएशन में जो घर पे फारग बैठना है ना, मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ी एक बेवकूफ़ी भी मैं इसको कहूँगा, और एक ये शख्सियत की कमज़ोरी भी मैं कहूँगा कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप मुफ्त में किसी का काम करना शुरू कर दें, आप कहें कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। सो अगर आप इस अप्रोच के साथ 6 महीने फारिग घर बैठ के जा रहे हैं, कम से कम मैं तो ऐसे स्टेटमेंट को, या मैं इस तरह के बच्चे को कभी भी रिक्रूट नहीं करूंगा जो मुझे आके कहे कि सर मैं 6 महीने पढ़ा रहा, ना मैंने कोई सर्टिफिकेशन की इस टाइम पीरियड में, ना मैंने कुछ इंटर्नशिप की, आप आपके ना मैंने कम्युनिटी सर्विस की। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू रादर मेकिंग एक्सक्यूजेस। और आई ऑलवेज सजेस्ट टू सच स्टूडेंट्स कि यार ढूंढो, बाहर निकलने में तुम लोगों को कामयाबी मिलेगी, घर बैठ के सही सही। कामयाबी फ्रीलांसर्स को मिल जाती है, बट कुछ करने पे, किसी डायरेक्शन को लेने पे कामयाबी मिलती है। सिर्फ फारिग बैठ के ब्लेम करना या इजी अप्लाई या सीवी कहीं पे भेज के आप वेट करते रहे तो दैट दैट डोंट वर्क। तो आई बिलीव कि दिस इज हाउ यू शुड अलाइन एंड दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर फ्री टाइम सो दैट आप जस्टिफाई कर सको। और बात फिर वही है, आप कितना प्रिपेयर्ड हो। अगर मेरा एक इंटरव्यूअर मुझे कहता है, मैं आपको एक अप्रोच शेयर करता हूँ, मुझसे इंटरव्यूअर कहता है कि यार मौजम तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, ठीक है, और तुम जो मैं तुम्हें क्यों रखूं, मुझे अपना आप सेल करो। तो इसका दो अप्रोचेस हैं कि मैं एक तो गिल्टी फील करना शुरू कर दूं, वन ऑफ द अप्रोचेस, और मैं कहूँ सर वाकई बात तो आप बिल्कुल ठीक करें, एक्सपीरियंस मेरे पास कोई भी नहीं है,
तो मैं अब मर जाऊं या मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह. तो दिस कुड बी वन ऑफ द अप्रोचेस. द अदर अप्रोच कुड बी कि सर, वट एवर यू हैव मेंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, आई हैव डन इट ड्यूरिंग माई ग्रुप वर्क, या जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था उस वक्त मैंने इस काम को अपने हाथ से सर अंजाम दिया हुआ है. उसमें मेरे जो केपीआईज थे वो ये थे, और मेरी आउटकम्स जो थी वो ये थी, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिकग्निशन मिली. आपने देखे, आपने वाक्य को, बात को, काम को रिलेट करना है और राइट मोमेंट पे राइट आंसर देना है. अगर एग्जैक्टली। आपको, वो कहते हैं ना, लड़ाई के बाद कोई चपेड़ याद आती है तो अपने मुंह पे मार लें. तो अक्सर इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि आप जब इंटरव्यू देकर आते हैं तो आपको वापस आके याद आ रहा होता है, यार इसका सवाल का जवाब तुम बड़ा सुथरा दे सकता था, बट उस वक्त याद ही नहीं आया. वो एग्जैक्टली। याद इसलिए नहीं आता क्योंकि आप सरप्राइज में, शॉक में चले जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आती कि मैं क्या जवाब दूं. तो आई, again it's all about making a strategy, realizing the fact that yes, there is something that needs to be done, there is something that needs to be improved, and there is something that you can do. You should follow a process. आप किसी मेंटोर से बात करें. देखिए, मुझसे जो मुझे कहेगा ना कि जी मुझे नौकरी ढूंढ दे, मैं कभी उसको प्रॉमिस नहीं करता, या मैं उसको ये नहीं कहता भाई मैं तुम्हें नौकरी ढूंढ दूंगा. कोई मुझे कहता है ना कि सर मुझे किसी चीज़ में मुश्किल फेस मैं कर रहा हूँ, मुझे इसमें थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें कि मैं इस काम को कैसे करूँ. सो आई आई यूजुअली डू हैंड होल्डिंग, कि यार ठीक है, ये बच्चा कोशिश कर रहा है और मुझसे सिर्फ ये डायरेक्शन मांग रहा है, मुझे ये नहीं कह रहा कि मुझे मछली दे दो, मछली पकड़ना सिखा दो तो भी चलेगा. तो यही बात है कि जो एटीट्यूड है ना, वो सब कुछ डिसाइड करता है. कुछ बच्चों के, कुछ कैंडिडेट और एप्लीकेंट्स के एटीट्यूड का इतना प्रॉब्लम होता है कि वो, बिलीव मी, वो इंटरव्यूअर को भी अपने बाल नोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये बच्चा किस तरह से इस अप्रोच के साथ मेरे सामने बैठा हुआ है और इतने ढिठाई के साथ 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख मांग रहा है. पहले अपनी स्किल्स को साबित करे, अपनी अथॉरिटी बिल्ड करे अपनी फील्ड के अंदर, अपने आप को राइटली सेल करे, एंड देन अपने पैसे, मतलूबा डिजायर्ड पैसे वो क्लेम कर सकता है. अच्छा मौजम भाई, मैं इंजीनियरिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। ये जो भी आपने बात हाईलाइट की ना कि लोगों को पता नहीं है ये सारी चीज़ें, लोग जब मेरे पास आते हैं ना एक स्पेसिफिक स्किल की ट्रेनिंग के लिए, तो आफ्टर दैट दे आस्क मी कि आप हमारी जॉब करवाएंगे। तो आप वाली अप्रोच में उनको कहता हूँ नहीं, हम लोग आपको जॉब कैरियर हंटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे, काम आपने करना है, सीखना आपने है। अगर मैं एक ट्रेनिंग के लिए आपको कह देता हूँ तो यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एम ऑनर्ड और हैप्पी कि मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, रादर दैन के एक दो बंदों को मैं प्रॉमिस कर दूंगा तो फिर क्या होगा। तो अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। ये तो बड़ा मुझे शोर शॉट हो गया। एक पाकिस्तान की मार्केट है और एक है गल्फ रीजन की मार्केट, यानी कि जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन। तो क्या फ़र्क है? हमारा ग्रेजुएट जो यहाँ पे, चाहे वो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखता है, यू नो इट बेटर कि अगर गल्फ़ रीजन में उसको चांस मिलेगा, तो गल्फ़ रीजन का एक्सचेंज रेट 75 टू 80 है, इन बिटवीन इनटू दोज़ स्टैट्स। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 दिरहम भी मिनिमम करते-करते अगर आपको नौकरी मिलती है, 2500 दिरहम माहाना सैलरी, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इतनी सैलरी लेने के लिए आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम लग जाता है। और 2500 तो मैंने बड़े बुरे हालात में कहा है। 5000 दिरहम, 10,000 दिरहम स्किल बेस पे आपके अच्छे स्किल्स हैं, आपने अच्छे लेवल पे, जैसे आपने सारे पॉइंट्स बताए कि आप अपने आप को ग्रूम करते हो डिजिटली, आप अपने आप को प्रेजेंस शो करते हो, स्किल सीखते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि 15,000 दिरहम आपको ना मिले। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? गल्फ रीजन के अंदर एक बच्चा जाना चाहता है, ड्रीमिंग अबाउट गल्फ रीजन, और पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं मिल रही। सो इस गैप को कैसे करें, यहां से बैठ के वहां तक कैसे पहुंचे? ये बड़ा ट्रिकी सवाल भी है, और ये प्रोसेस इटसेल्फ इज़ वेरी ट्रिकी. ठीक है. और इसमें जो अब तक मेरी रिसर्च है ना, क्योंकि मैं इस वक्त तकरीबन काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कोच कर चुका हूँ, और इसी चीज़ के ऊपर कोच कर चुका हूँ. कैंडिडेट्स को और एप्लीकेंट्स को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर आप गल्फ में बैठे हुए हैं, एम्प्लॉयर गल्फ में बैठा हुआ है, और उसको पाकिस्तान से एक सीवी मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए या कोई भी ऐसी पोजीशन के लिए,
जिसको लैंग्वेज का भी डाउट है कि ये बंदे को लैंग्वेज आती होगी या नहीं आती होगी, उसकी इस मुल्क में पीआर है या वो इस मुल्क में नया होगा, उसे इस मुल्क के कानून नहीं पता होंगे, कि वो कैंडिडेट फिजिकली मौजूद नहीं है, ऑप्शंस हैं जो कि आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा अच्छी। तो डू यू थिंक कि बच्चे को शॉर्ट लिस्टिंग मिलेगी? माई माई आंसर इज नो। और एम्प्लॉयर भी यही सोचेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को जस्टिफाई करना पड़ता है अपनी हुकूमत को भी कि मैं क्यों बाहर से बंदा बुला रहा हूँ जो मुझे यहाँ गल्फ में, कतर में, ओमान में, यूएई में नहीं मिल रहा। ठीक है, या जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये सस्ता रिसोर्स मैं मंगवा रहा हूँ, मुझे चीप रिसोर्स मिल रहा है, लेबर के लिए मिल रहा है, या ऐसे बंदे जो कि पाकिस्तान से बाहर आके कमाई करना चाहते हैं और वो उनमें कोई ऐसा स्किल है जो कि यहाँ पे हमारी नीड डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अगेन आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के नंबर के साथ, पाकिस्तान के एड्रेस के साथ, वीक क्रेडेंशियल्स के साथ आप यहाँ बैठ के जब अप्लाई करेंगे किसी और कंट्री में, सो एक एक बड़ा सिग्निफिकेंट चांस है कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं मिलेगी। बरक्स उसके कि अगर आप इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यूज करें कि आपको एक सिम खरीदनी है। देखें, पहले तो आप कंट्री डिफाइन कर लें कि आपने जाना किस कंट्री में है। देखें, आप इस वक्त दुनिया में जितने मुल्क हैं आप सब में तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक कंट्री सेलेक्ट करना पड़ता है, वहां पे देखें कि आपका कोई दोस्त है, बाब है, आप उसके लिए कोई ई सिम वगैरह का, कोई सिम, फिजिकल सिम का बंदोबस्त करें जो कि आराम से आपको इजीली मिल जाती है, और एक इंटरनेशनल एड्रेस का बंदोबस्त करें, ताकि जब आप किसी पोजीशन पे अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉयर को ये पता चले कि ये कैंडिडेट को अगर मैं इंटरव्यू की कॉल करता हूँ तो ये कॉल बाहर का नंबर है, मेरे अपने शहर का, मेरे अपने कंट्री का नंबर है, और ये बंदा यहाँ पे हो सकता है मौजूद हो। ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लफ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्लफ करें, ठीक है, या आप झूठ बोलें, बट देयर हैज टू बी अ स्ट्रेटजी ना। या फिर आप चले जाएं, आप 2 महीने या 3 महीने का, 1 महीने का नहीं मैं कभी कहूंगा, आप 3 महीने का कम से कम आप वीजा लगवा के आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, और आई एम श्योर कि जब आपको अपनी कश्तियां आप जला के जाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपने नौकरी ले लेनी है, आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, और आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लिंक्डइन के ऊपर पाइपलाइनिंग करके जाएं, आप लोगों के साथ उस कंट्री को सेलेक्ट एंड डिसाइड करके आप अपनी एक ऐसी प्लानिंग में लोगों को शामिल रखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपको बाहर जाके किसी को कॉफ़ी पिलानी पड़ती है, किसी को बुलाना पड़ता है, देखिए अब ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स मांगती हैं। मैं अपने किसी दोस्त को कहूंगा ना कि भाई मुझे बाहर नौकरी के लिए बुलवा लो, कहेगा जा भाई अपना रास्ता नाप, आई कांट डू दिस, लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इट्स अ बिटर रियलिटी, हमें एक्सेप्ट करना होगा, रादर कि हम अपने दोस्तों को शर्मिंदा करते फिरें, यार मैनू बाहर बुला ले, मैनू बाहर बुला ले। ठीक है, यू शुड फॉलो द प्रोसीजर। आई ऑलवेज, देखें, आप किसी को ऑकवर्ड सिचुएशन में मत डालें, आप ये जरूर कह सकते हैं कि यार मुझे प्रोसीजर गाइड कर दो कि तरीकाकार क्या है, या मुझे ये बता दो कि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स क्या देखते हैं कैंडिडेट्स में, या मैं वो चीजें या वो मैं रेक्विजिट्स फुलफिल कर लेता हूँ, मुझे बुला लो। ठीक है, तो दैट मेक्स सेंस, बट ऑलवेज देयर हैज टू बी अ स्ट्रेटजी। तो जब आप इस तरीके से अपने क्रेडेंशियल्स के साथ अप्लाई करते हैं, एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमे होता है, अच्छा कवर लेटर होता है, तो यूजुअली आपको, अगर आप 100 जगह पे अप्लाई करते हैं ना, कस्टमाइज्ड वे में अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, लिंक्डइन का इजी अप्लाई नहीं कि आपको 3 सेकंड में आप एप्लीकेशन सबमिट करके आप तसल्ली से सो जाएं कि हाँ जी मैंने तो अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। ठीक है, सो ये चीज है कि आपको एक डिसाइड करना पड़ता है कि आपने कहाँ जाना है, उन 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 एम्प्लॉयर्स को टारगेट करना पड़ता है, और इसकी एक स्ट्रेटजी है कि आप कैसे उनको लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, आप विजिबल होते हैं ताकि लोग आपको नोटिस करें, फिर आप अपनी तरीका वारदात और अपना जो मैसेज है आप कंपनी के टॉप रिक्रूटर, हेड हंटर और सीईओ को पहुंचा सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई बिलीव कि अगर आप सिर्फ सोचना भी शुरू कर दें तो चैट जीपीटी को बताएं यार मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे इसके बारे में व्यूज निकाल के दो, वो आपको थिंकिंग स्ट्रेटेजी निकाल के दे देगा भाई, बट कोशिश तो करें ना। लास्ट क्वेश्चन, बड़ी अच्छी गपशप रही मेरा ख्याल है। अगर कोई बंदा इसको सुन रहा है तो इसमें मैं खुद भी, मौजम भाई, वन ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसको पहला साल 2010 से 2011 तक कोई जॉब नहीं मिली थी, आई मेड माई वे टू शारजा फॉर विजिट वीज़ा। एंड मैंने वो जो 1 साल मुझे जॉब नहीं मिली थी, तो मैंने हमारे गांव के पास ही ना उस टाइम पे कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट लग रहा था। फ्रेंच कंपनी थी, जनरल इलेक्ट्रिक्स, दुनिया की टॉप की कंपनी थी। तो मैं वहां पे जाता रहा हूँ, तो आई आई एम हैप्पी एक्चुअली। जो आप कह रहे हैं वो मैं करके आया हूँ, लाइक वहां पे विदाउट एनी सैलरी, और उनका टूर होता रिलेट था। कर पा रहे हैं आप
तो सीनियर इंजीनियर्स आते थे तो मैं नहीं जाता था वहाँ पे। तो मुझे वहाँ से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। लाहौर से इंजीनियर्स ने जब भी वहाँ पे जाना होता था, आई बिलोंग टू डस्का एक्चुअली, तो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट नंदीपुर की बात है। तो इट हेल्प मी अलॉट। वहां से मुझे किसी ने बताया कि भाई गल्फ रीजन में चले जाओ, यहाँ पे तो आपको नौकरी नहीं मिल रही। तो मैंने विजिट वीजा लिया, मैं गल्फ में चला गया। अब जब मैं वहां पे गया तो 3 महीने के अंदर मुझे अमेरिकन कंपनी के अंदर जॉब मिल गई, दैट वाज हैलीबर्टन, और वहां पे एज अ टेक्नीशियन मिली। और वो टेक्नीशियन की सैलरी इतनी थी कि पाकिस्तान के अंदर मैनेजर को उतनी सैलरी नहीं मिल रही। उस टाइम पे मेरी ईगो बड़ी हर्ट हुई, यार मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ यूईटी से, मैं क्यों मतलब। लेकिन जब मैंने वो ऑफर लेटर देखा ना, 5,000 दिरहम और ऑफशोर पे जॉब है, और मुंडा ऑयल एंड गैस, आपको पता है ऑयल एंड गैस इज अ बिग नेम फॉर पाकिस्तानी फैमिलीज। तो आप एब्सोल्युटली। मतलब बाद में फिर मैंने स्किल्स डेवलप किए। लेकिन एंड पे ये सारी जो गुफ्तो शनीद थी, आई एम रियली हैप्पी कि आपने अपने एक्सपीरियंस से जो बताया। हमारी ऑडियंस के पास बहुत सारे टिप्स आ जाएंगे इसके बाद, अगर वो कुछ करना चाहते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। एंड पे बस आप ये बता दें, हमारे नौजवान अपना आप बता नहीं पाते, मतलब इंटरव्यू में जाके बैठेंगे, पहला सवाल ही उनको डेर कर देगा, यानी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इस पॉइंट पे आके एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप जो सीवी में लिखा हुआ है वो बता दें, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि वो तो लिखा हुआ है, आपने अपने बारे में अगले को कन्विंस करना है तो कुछ और बताएं। आपकी इस बारे में क्या अप्रोच है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिसनिंग स्किल्स होते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि इंटरव्यूअर पूछ क्या रहा है। अगर इंटरव्यूअर कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो अब वो आपको जानना चाहता है। अगर वो आप, क्योंकि देखें कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे भी होते हैं ना, वो सवाल को तोड़ मरोड़ के भी करते हैं। वो कहते हैं कि वॉक मी थ्रू योर सीवी या वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे। यस यस। अब वो चाहता है कि आप अपने रेज्यूमे को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको बयान करें। तो मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंटरव्यूअर कहता है, पहला सवाल मेक और ब्रेक होता है। तो इसमें पहला टिप तो मैं यही दूंगा कि जब इंटरव्यूअर जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल करे, आप उस लैंग्वेज में ही उसको जवाब दें। अगर वो इंग्लिश में सवाल करता है तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ही उसका जवाब और कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश में दें। वो कहते हैं ना, फौरन उर्दू में या पैदल ना हो जाया कीजिए। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि देखें, इंटरव्यू 15 मिनट होते हैं, उसमें आपने अपनी 5 साल की डिग्री को बेचना होता है। उसमें भी आप बायलिंगुअल हो जाते हैं, उसमें भी आप पैदल हो जाते हैं, उसमें आप उर्दू में आ जाते हैं, और उसमें आप नर्वसनेस शो करते हैं। देखें, आप इंटरव्यू, और अच्छा लोगों को ये भी नहीं बताना होता है कि अगर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो आपको ये नहीं जानना चाहता है कि आपको लाल रंग की कमीज पसंद है, कि आपको पिंक रंग के जूते पसंद हैं, या आपकी कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, आपकी वालदा क्या करती हैं, आपके वाले साहब। ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन दोज आंसर्स। ही बेसिकली वांट्स टू नो कि आपकी प्रोफेशनल हेल्थ कैसी है, और आप उस पोजीशन के लिए कैसे सूटेबल कैंडिडेट बन रहे हैं, और आप कैसे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो अ, उसके लिए प्रेपरेशन करना इज नॉट अ बिग डील। अगर आप बताते हैं और अपने आप को बेचना, देखें आपकी, मैं अगर यहाँ पे मरियल तरीके से बैठ के मेरी वॉइस में वो एंथुजियाज्म नहीं आपको नजर आएगा, या अगर आपको मेरे अंदर वो अर्ज नहीं नजर आएगी कि मैं लोगों को या ऑडियंस को, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पे फॉलोअर्स के लिए, या मैं यहाँ पे लाइक्स के लिए, या मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ लेने के लिए नहीं बैठा हुआ। मेरी अप्रोच देने की है। I really want to give it back to the society, especially to the students जिनके पास एडवांस लेवल की या क्वालिटी करियर काउंसलिंग और कोचिंग अवेलेबल नहीं होती। अगर उनको मेरी ये बात समझ आती है कि देर आर लॉट ऑफ वेज कि आप अपने आप को बेचें। आपने मिसाल सुनी होगी कि अगर आपने मिठाई खरीदने जाना है, या अगर आपने मोबाइल खरीदने जाना है, तो आप जब भी कहीं जाएंगे तो जो शॉप वेल लिट होगी ना, जिसमें लाइटें लगी होंगी, लाइटें दूर तक आ रही होंगी, स्टैंडीज लगी होंगी, पोस्टर्स लगे होंगे, रश होगा, बार गार्ड बैठा होगा, और लोग स्माइलिंग फेस के साथ आपको वेलकम करेंगे, आप जरूर वहां से आप चीज खरीदेंगे, चाहे वो चीज थोड़ी हल्की क्वालिटी की ही क्यों ना हो, रादर देन कि वो दुकान जिसकी थड़ी भी टूटी हुई है, जिसके दरवाजे का हैंडल भी टूटा हुआ है, जिसकी दो लाइटें भी खराब है। तो you'll make your choice, ठीक है। यस यस। Same goes with the candidates, that when a candidate is sitting in front of you, the level of
the level of excitement, the level of enthusiasm, the level of giving back to the interviewer. देखिए, अपने आप को बेचने के साथ साथ लोग ये भूल जाते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देंगे और आप ऑर्गेनाइजेशन का कितना सोचेंगे। तो अगर सिर्फ ये कहना है कि आई हैव वन ब्रदर, टू सिस्टर्स, मेरे वालिद साहब वापडा में थे, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मैंने मास्टर्स इस फील्ड में किया वगैरह वगैरह, तो वो कहेगा जा भाई अपना रास्ता नाप। और एक टिप आपको देता हूँ कि अगर आपका इंटरव्यू 7 to 10 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया है इस तरह के वीक और लेम आंसर्स दे के, तो देर इज अ पॉजिटिव साइन कि आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। when your interview goes 20 minutes or plus, that means you are getting into details, you are replying to answers in a way that it converts into a discussion, and you keep an eye on what you are saying, you follow the star methodology of answering interviewing behavioral question, तो देन इंटरव्यू एक्सटेंड होता है, ठीक है ना। तो आपने बताना है, अपने आप को बेचना है कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैंने अपने प्रीवियस करियर में, अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ये भी किया था, और देखिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैं कितना लकी हूं कि मुझे एक जिस पोजीशन के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, यहाँ पे ये काम जो है मैंने हाथ से किया हुआ है। एंड आई थिंक नॉट ओनली आई विल बी एबल टू ऐड वैल्यू, बट आई ऑल्सो ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द प्रोसेस इनटू अ बेटर वर्जन। फिर उसके साथ साथ आप बताते हैं, फिर आप इंटरव्यूअर को वेलकम करते हैं कि सर, इफ देयर इज एनीथिंग पर्टिकुलर यू वांट टू नो, आई लव टू आंसर दैट, ओवर टू यू सर। छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ख्याल रखना है, छोटी छोटी चीजें जिस पे आप अपना और आपके इंटरव्यूअर का एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो इंटरव्यू इज एन आर्ट। यस, इंटरव्यू में यस। सैलरी निगोशिएशन आ जाती है। इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को बताना, अपने स्किल्स को हाईलाइट करना, फिर अपने नोटिस पीरियड को डिस्कस करना, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। कि मैं अब, अगर आप अपने मैनेजर की बुराइयां करके आते हैं, सर जो पिछला मैनेजर था वो मुझे इस तरीके से घूरता था, मैं नौकरी छोड़ आया हूँ, आपको कभी भी ये मैनेजर नहीं रखेगा। अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बैड माउथिंग करना या अपने पिछले दरवाजे को जोर से बंद करना is नो, the worst नो। thing that you can do with your career. A confident mindset, you can do anything, you can grab any job। मार्केट में नौकरियां भरी पड़ी हैं, राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अगर आप वो स्किल के ऊपर काम कर लें, अपने अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम कर लें, अपने हार्ड स्किल्स के ऊपर काम करें, साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम देखें। आपको ये, आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, यार वो बंदा जरा लगता देसी सा है, बट काम का पक्का है यार, काम उसका स्ट्रांग है, तो दैट मीन्स कि उसको सॉफ्ट स्किल्स की शायद उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पहले अपने मेजर स्किल सेट को पॉलिश करना है, उसके बाद अपने सॉफ्ट स्किल्स को बेचने की पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहिए। तो आई बिलीव कि अगर आप इस सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू लैंड योर ड्रीम जॉब सूनर और लेटर। हाँ, ये हो सकता है कि आप शुरू में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ छोटा डेजिग्नेशन उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइजिंगली ज्वाइन कर लें, बट वो कहते हैं ना, यू कांट हाइड सन और मून। तो आपको जब लोग काबिलियत देखते हैं, आपकी प्रेजेंस देखते हैं, आपका इम्पैक्ट देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके रिजल्ट्स देखते हैं, तो आपकी आपकी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हो जाती है। और देन फिर ऐसा होता है कि आप अपनी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन में बड़े डेजिग्नेशन में लैंड करते हैं और अपने करियर को बिल्ड करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, आई कांट लीव दैट वन। अच्छी अपॉर्चुनिटी लर्निंग वाली, कम सैलरी के साथ कॉम्बिनेशन है, और अच्छी सैलरी और लर्निंग भी हो ही जाती है, आप किसको चूज करेंगे, किसको रिकमेंड करेंगे? मतलब जस्ट इट हिट टू माय माइंड, तो मैं ये समझूं कि आपको सबसे पहले अपने खुद के साथ सिंसियर रहना बड़ा जरूरी है। अगर आपको पता है कि मेरा 50,000 में या 2 लाख में गुजारा हो जाता है और लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, आई ऑलवेज गो विद दैट। बट अगर मुझे नजर आ रहा है कि मेरा 50,000 के साथ या लाख रुपए के साथ गुजारा नहीं हो रहा, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मुनासिब है, तो आई वुडेंट गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। उसकी रीजन ये है कि अगर आप डीमोटिवेटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे है ना, तो आप कभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन थ्रू आउट चलती रहेगी। दैट्स व्हाई नेगोशिएशन इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि दैट यू शुड नो द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमें अक्सर सेल्स मीटिंग के लिए या हम लोगों को बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है। तो
हमें निगोशिएट करना सिखाया गया है कि हमने कैसे अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है. इट स्टार्ट्स विद योर हैंडशेक एंड इट स्टार्ट्स एंड इट गोज ऑन कि आप कितनी बातें मान रहे हैं अगले बंदे की, बंदे को अपने पे डोमिनेट होने दे रहे हैं कि आप डोमिनेट हो रहे हैं. आपने किस तरीके से ऐसे निगोशिएट करना है कि अगला बंदा आप पे हावी ना हो. छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कहीं किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी क्लब में मीटिंग के लिए जा रहा हूं, तो अगर किसी ने मुझे टाइम सजेस्ट किया है तो फिर रेस्टोरेंट में अपनी मर्जी का सेलेक्ट करता हूं. अगर बैठने की जगह कोई बंदा रिकमेंड कर रहा है तो मेन्यू में अपनी पसंद का रिकमेंड करता हूँ. मैं फिर अगली बात नहीं मानता, मैं वन बाय वन के रूल पे चलता हूँ कि मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे नहीं मैं ऐसे करूंगा. सैलरी निगोशिएशन पे या लर्निंग कर्व के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज करना है, देयर एंड देन आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ के बताएं, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यूअर आपको कम पैसों पे तोड़ने की कोशिश करते हैं. तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इंटरव्यूअर से पोजीशन का बजट पूछें, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में खुल के सवाल करें, और उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन बोंगे ना मारे. मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज कैंडिडेट्स लूज करते हैं कि अगर इंटरव्यूअर एंड पे पूछता है कि जी आपका कोई क्वेश्चन है कि सर नहीं मैं तो बैठा ही बड़ी मुश्किल से था तो सवाल ही कोई नहीं है मेरे पास, या इस तरह का पूछते हैं कि यार सर मेरी करियर ट्रेजेक्टरी क्या होगी, मेरी प्रमोशन कब होगी, या मैं 5 सालों में कितना ग्रो करूंगा. द इंटरव्यूअर कांट आंसर दिस क्वेश्चन. ये आपके अंदर से भाई ग्रोथ निकलनी है, आपकी मेहनत ने डिसाइड करना है और आपकी खुद की अर्ज ने डिसाइड करना है कि आपने कितना और कब ग्रो करना है. तो इस तरह के बोंगे सवाल मत करें. आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस जो कि वाकई वैल्यू, और ये क्वेश्चंस भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे. आप इनको गूगल करें कि व्हाट आर सम वेरी गुड इंटेलेक्चुअल एंड पॉजिटिव क्वेश्चंस फॉर एंडिंग अ जॉब इंटरव्यू टू बी आस्क्ड फ्रॉम एन इंटरव्यूअर. आपको ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसमें से कोई एक सवाल अच्छा सा पिक करें जिसको आप हैंडल कर सकें, तो आई एम श्योर यू कैन डू वंडर्स. सो माय आंसर टू योर क्वेश्चन इज जस्ट बी टू योरसेल्फ. मेक श्योर कि जो आपके हालात हैं उसके मुताबिक आपको ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही है या नहीं कर रही. मौके पर डिसीजन करें. बाद में अपने डिसीजन को चेंज करना या रिवर्ट करना या कंपनी को कहना कि जी वो मैंने तो 35,000 पे हाँ कह दी थी, मेरा गुजारा नहीं होता, इसको 40 कर दें. ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमारे पास 30 वाला कैंडिडेट भी है, जाओ दफा हो, तुम्हें 35 पे भी नहीं रखेंगे. मैंने मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो बंदा कहता है कि जी मैं, वो पूछते हैं कितने पैसों में आओगे, 50,000। वो सोचते हैं ना हम पिछली कंपनी में जितने कमा रहे हैं, तो वो मान जाते हैं, तो बंदा 10 दिन यही सोचता रहता है यार मैं 60 कह देता। तो इस तरह का बड़ा मसला होता है लोगों के साथ। यू आर राइट, यू आर राइट. तो दैट्स व्हाई ना आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको पता होगा ना मेरे सर्कमस्टांसेस क्या है, मैंने कहना क्या है, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो. सो इट्स एन आर्ट. I always recommend students, always recommend people कि सोचें, अपने साथ ज़रूर वक्त गुजारें, अपने आप को डेवलप करें, अपने टूल्स देखें आसपास, उनको शार्पन करने की कोशिश करें. और यू हैव ऑल द राइट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव ऑल द राइट टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, यू हैव ऑल द राइट टू एंजॉय द टाइम विद योर फैमिली, यू हैव ऑल द राइट कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह का सक्सेसफुल बनाएं ताकि लोग आप, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होंगे तभी आप अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करेंगे. कभी भी एक ऐसा आदमी जिसका अपना बर्तन खाली है वो किसी को दूसरे को शेयर कर नहीं सकता. सो एग्जैक्टली। कोशिश करें कि पहले वक्त लगा के, राइट टाइम लगा के अपने आप को कामयाब कर लें. अदरवाइज जब आप अपने करियर में 10 साल 15 साल बाद पहुंचेंगे, जब आप देख रहे होंगे कि आपके दोस्त घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, और यू आर नॉट एबल टू डू एनी सच थिंग, दैट माइट टेक यू टू फ्रस्ट्रेशन. यस। और अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक 3 माह का, 6 माह का, साल का एफर्ट काम कर लिया जाए अपने ऊपर, उसके अच्छे रिजल्ट्स हों, तो देर इज नो हार्म एंड इट्स वर्थ इट. जी वकास. मौसम भाई, आज ऐसे लग रहा है कि 1-2 घंटे और भी गुजारे जाएं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपकी काफ़ी मसरूफियत है, सुबह आपने ऑफिस भी जाना होगा। बहुत अच्छा लगा मेरा, मैं खुद बह गया था आपकी, मेरा दिल नहीं कर रहा था सवाल पूछने का, मैं सोच रहा था कि आपको इंटरप्ट ना करूं। बहुत स्मूथ था, बहुत ही मज़ा आया। एंड जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया पे अक्सर बेशतर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं देखता हूँ जब आप वहाँ पे कुछ बताते हैं, सो इट्स लाइक इंस्टेंट, हम सुनते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वी गेट रिजल्ट्स। सो मेरा ख्याल है कि आज के इस पॉडकास्ट से और मजीद इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर आई वुड लव टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी कि आपको इनवाइट करें और फेस टू फेस बैठ के आपके साथ 1 घंटा गुजारें और फिर इस तरह के टॉपिक्स पे दोबारा बात हो। बहुत शुक्रिया।
टाइम निकालने के लिए, और इतनी जबरदस्त तरीके से थोड़ा सा ये हर चीज वो नहीं थी कि मैंने पूछा तो आपने बताया, तो इट वाज लाइक फन एज वेल, स्टोरीज वर देयर। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर स्पीकिंग स्किल्स, बाय योर एडिंग फन टू द थिंग्स। मेरे लिए सीखने को बहुत कुछ है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Always गॉड there, ब्लेस यू। always there for थैंक the यू, youth. अपना ख्याल रखिए और थैंक यू, थैंक यू, इंशाल्लाह we will stay in touch. खुदा थैंक यू, हाफिज. थैंक यू, थैंक यू।